नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम चर्चा करेंगे कि चातुर्वर्ण व्यवस्था में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में सप्तबंदियाँ ला दी गई थी। जो सप्तबंदियाँ इस दोनों ग्रंथों में हैं। हमें कहा जाता है कि आप हर वर्ण व्यवस्था का हिस्सा हो। मैं पहले से बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि किसान जातियाँ ये इस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं थी। यह आपको आगे मैं जब बताऊंगा सप्तबंदी के बारे में तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम उसका हिस्सा नहीं थे। उसका कारण है कि जो बताया जाता है हमको कि आपके ऊपर बंदियाँ थी, आप इस वर्ण के हो, उस वर्ण के। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये किसी वर्ण में किसान जातियाँ नहीं आती, किसी वर्ण में नहीं आती। मनुस्मृति के अनुसार चारों की व्याख्या अगर आपने देखा तो उसमें ये किसान का जो जाति है, किसानी गुण भी है और कर्म भी है, वो उसमें नहीं आता है। हम देखते हैं सप्तबंदी का सच। सप्तबंदी में पहली बंदी है वेदोक्त बंदी, दूसरी बंदी है व्यवसाय बंदी, तीसरी बंदी है स्पर्श बंदी, चौथी बंदी है सिंधु लंघन बंदी, पांचवी बंदी है शुद्धि बंदी, छठवीं बंदी है रोटी बंदी और सातवीं बंदी है बेटी बंदी। अब एक एक बंदी के बारे में हम देखते हैं। ये 7 बंदियाँ उन्होंने शूद्रों पर और सब पर थोपी थी। पहली बंदी जो है वेदोक्त बंदी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को छोड़कर अन्य वेदों में ज़्यादातर कृषि और कृषक कर्मों की विधि की चर्चा है, जो कृषकों के सिवाय अन्य किसी के काम के नहीं। इसलिए मंदिरों में और आध्यात्मिक जलसों में वेदों का पाठ नहीं होता। आपको ध्यान में आ गया होगा कि वेदोक्त बंदी मंदिरों में है। मंदिरों में कभी वेदों के पाठ नहीं होते। मंदिर में कोई जलसों में, कोई पुराणों में, यानी जो कथा भागवत होती है उसमें कभी वेदों के पाठ नहीं होते, क्योंकि वेद ये उनके धर्म का, वर्ण व्यवस्था वाले धर्म का हिस्सा नहीं रहे। उसमें सारी की सारी कृषि व्यवस्था और समाज व्यवस्था पर आधारित वो वेद है, इसलिए उनका हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि वो अवेस्ता जो ग्रंथ था, वो ग्रंथ का ट्रांसलेशन है वेद, और दूसरा कोई इसमें महत्व नहीं है। तीसरा है व्यवसाय बंदी। हमने पहले ही आपको बताया था कि कृषि धर्म भी है और कर्म भी है, तो उस व्यवसाय की बंदी हमें कभी किसी ने किया नहीं। उस व्यवसाय में हम क्या बो रहे हैं, आज हम चना बो रहे हैं, कल हम सरसों बोएंगे, परसों हम और फूल बोएंगे, कुछ भी बोएंगे, हमको किसी ने पाबंदी नहीं लगाया कि आप ये व्यवसाय नहीं कर सकते या ये काम नहीं कर सकते। हम कृषि व्यवसाय में कोई भी काम कर सकते थे, तो हमें व्यवसाय बंदी का भी कोई मतलब हमारे ऊपर नहीं था। तीसरी बंदी है स्पर्श बंदी। अब स्पर्श बंदी हमारे खेत में काम करने वाले की गुणवत्ता देखते थे, उसके कर्मों की, कामों की गुणवत्ता हम देखते थे, उसकी जरूरत देखते थे। हमने कभी उसकी जाति नहीं देखा, हमने कभी उसका धर्म और भाषा नहीं देखा, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। हमारा हम कर्म जब करते थे तो उसमें हम गुणवत्ता देखते थे, हमारे कर्म की गुणवत्ता किसके पास में है, क्योंकि कृषि एक गुण भी है और कर्म भी है, तो गुणवत्ता के अनुसार काम देते थे, हम गुणवत्ता के अनुसार काम करते थे। हम उसके धर्म के, जाति के, भाषा के, इसके अनुसार काम नहीं करते। तो स्पर्श बंदी का भी हमारे इसमें कोई मतलब नहीं है। सिंधु बंदी, मुगल काल में हमारे देश की जो विश्व व्यापार में भागीदारी थी वो 27% थी। और क्या था वो विश्व व्यापार में? कृषि उपज, कृषि के फिनिश प्रोडक्ट, कृषि से प्रोग्रेस किए हुए या प्रोसेस किए हुए अनाज या उसकी वस्तुएं, यही तो हमारे साथ में एक्सपोर्ट का ये था। हम दुनिया में जो सोने की चिड़िया कहलाते थे, मुगल काल तक हम सोने की चिड़िया थे, उसका कारण ही ये था कि हमारी जो मुख्य फसल थी, मुख्य जो उत्पादन था, मुख्य जो बातें थी, उसका एक्सपोर्ट होता था। उस पर सारा ध्यान केंद्रित होता था, क्योंकि हमारे ग्राम जो थे वो स्वयं पूर्ण थे और ग्रामों में किसी बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमारे पास जो सरप्लस प्रोडक्शन था, वो सरप्लस प्रोडक्शन पर हमारा अधिकार था और वो अधिकार के तहत हम एक्सपोर्ट करते थे। और उस अधिकार के तहत एक्सपोर्ट से आया हुआ जो पैसा था या सरप्लस माल का जो उपयोग था, वो हमारी मर्जी से हम करते थे, किसी के इसका ऊपर बंधन नहीं था। तो हमारे सिंधु बंदी का भी सच यही है कि हम जो उद्योग करते थे, निर्मित करते थे, उसको बेचने के लिए हम कहाँ तक नहीं जाते थे, सब जगह हम गए हैं।
जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो अंग्रेज जितना कपड़ा 1857 तक बेचते थे उससे 5 गुना ज़्यादा कपड़ा तो हम बेचते थे वहाँ यूरोप में। तो हमारे ऊपर ये बंदी लागू ही नहीं थी। ये बंदी आपने देखा होगा कि तिलक गए, आगरकर गए, गांधी गए, तो इनके ऊपर वो बंदी लागू हुई थी कि वहाँ से आने के बाद सोने की योनि से इनको बाहर आके शुद्धिकरण करना पड़ा था। मगर कभी सयाजीराव गायकवाड़ का शुद्धिकरण हुआ आपने देखा? कभी साहू महाराज का शुद्धिकरण हुआ आपने कभी देखा? कभी नहीं। हमारे किसी आदमी का शुद्धिकरण का कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। उन लोगों ने अपना शुद्धिकरण करवाया था जो उस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा थे। उसके बाद में शुद्धि बंदी। हम कृषक लोग हैं। हम तो सर्वभूति परमेश्वर मानते हैं, अनेक देव बहुदेवों का हम सम्मान करते हैं। तो हमारे यहाँ शुद्धि किस बात की है? अशुद्ध हम कुछ मानते ही नहीं है। किसी बात को अशुद्ध, व्यक्ति को अशुद्ध नहीं मानते, परिस्थिति को अशुद्ध नहीं मानते। आपने देखा होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सारे जितने किले जीते होंगे ज्यादातर किले अमावस्या में जीते हैं, अमावस्या की रात को जीते हैं। युद्ध उन्होंने अमावस्या की रात को किए थे। तो और उनके साथ में जो सोल्जर थे, उनके बारगीर थे, उनके लड़ने वाले थे, वो सारी जातियों और धर्मों के लोग थे। तो हमने कभी उनके लिए शुद्धि या शुद्धि कर्म ये सब हमारे लिए अशुद्ध कुछ नहीं था। हम किसी बात को अशुद्ध नहीं मानते थे और किसी बात का भेदाभेद छुआछूत हम नहीं करते थे। हमारे ये धर्म का हिस्सा नहीं है, हमारे समाज का भी ये हिस्सा नहीं है छुआछूत। दूसरी बात आपने देखा होगा कि उसी में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने कोतवाल थे, आज जिनको आप शूद्र बोलते हो, बाबा साहब आम्बेडकर की जाति के लोग थे विदर्भ में सारे कोतवाल। अगर हम रेवेन्यू ऑफिसर से ही छुआछूत कर लेते तो क्या हमारी खेती सुरक्षित रहती, हमारे गांव सुरक्षित रहते? नहीं। कुछ ना कुछ गलत तरीके से इसको प्रिडिक्ट किया जा रहा है, गलत तरीके से समझाया जा रहा है और उसका परिणाम समाज मन पर विभाजन के लिए हो रहा है। ज़्यादातर इसका उपयोग इसी तरीके से हो रहा है। रोटी बंदी बिल्कुल नहीं। सारे गांव में कौन भूखा है, कौन खाया हुआ है, किसके घर में क्या पक रहा है, ये सब देखने का अधिकार उस गांव के मुखिया का, जिसको पाटिल बोलते थे, देशमुख बोलते थे, उसका था। और हम बांट के खाते थे। खेती में कभी कोई इधर बैठ के उधर बैठ के नहीं खाते थे। ये तो शहरी चोचले थे। ये जो बताए जाते हैं वो शहरी चोचले थे और वो पेशवाई के बाद में यहाँ रूज हुए और पेशवाई ने उसको लागू करने का प्रयास किया। जैसा केरला में नपुद्रिपादों ने किया वैसे यहाँ पेशवाओं ने पूना में शुरू किया। बाकी जगह पर ये बहुत बाद में आया, बहुत बाद के समय की ये बात है कि जो हमने रोटी बंदी की बात की। और फिर रही सातवीं अंतिम बेटी बंदी। तो भाई जो बेटी होती थी वो गांव की बेटी होती थी, जो दामाद आता था वो गांव का दामाद होता था। हम नहीं बोलते थे कि इसका दामाद है उसका दामाद है। और उस जब भी दामाद आता था, आपने अभी तक देखा होगा कि गांव में अगर कोई दामाद गया है तो वो इतना चाय पिलाते थे, हर घर में उसको न्योता होता था कि आइए हमारे घर में आइए, आप पहली बार आए हो या दूसरी बार आए हो या 10वीं बार आए हो, सबके यहाँ उसका चाय नाश्ता होता था, सबके यहाँ सम्मान होता था, क्योंकि वो बेटी जो थी हमारी वो गांव की बेटी थी। तो बेटी बंदी का क्या मतलब है? वो कोई मतलब नहीं था। हमको बेटी देने से ना कोई मना करता था, ना हम किसी को बेटी देने से मना करते थे। हाँ, बात इतनी थी कि भाई हमारे खान पान की आदत है, उनके खान पान की आदत है, उनका रहन सहन, हमारा रहन सहन। आज भी IAS की कोई जाती है? सारे IAS एक दूसरे में शादी करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई जाती है? कुछ नहीं है। वैसे वो जमीन किसके पास में कितनी है उस रसूख के अनुसार शादी होती थी। ये तो बहुत नहीं, अभी अभी मध्यकाल से ये शुरू हुआ है कि ये शादियों का, रोटियों का, बेटियों का, ये बंदियों का सारा ये प्रचार प्रसार उस वक्त शुरू हुआ है। इसके पहले कुछ नहीं था। आपको अभी ध्यान में आ गया होगा, ये सप्त बंदी में से कोई भी बंदी कृषि कुल वंशजों पर लागू नहीं थी। ना हम उसको मानते थे, ना हम उस व्यवस्था का पार्ट थे। ये समझने की जरूरत है। जब से जातिवाद के रोग ने हमें ग्रसित किया, जब से कुछ ये थोड़ा सा समस्या निर्माण हुई है, वरना हम तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं। सिंधु सभ्यता में माता बहन और बेटियां, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध हम कभी मान्य नहीं किए, ना मान्य कर सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। धन्यवाद।